ओके सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट P1 अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर वन। सबसे पहला सवाल देखिए सर, वो कहता है व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बुक कीपिंग एंट्री। इसमें से नीचे क्या एग्जांपल नहीं है बुक कीपिंग एंट्री की? एन एंट्री मेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर चेक रिसीव। सर चेक रिसीव होता है तो सर हम उसकी एंट्री बनाते हैं ना। तो सर ये तो डबल एंट्री है, रिसीवेबल को कम करते हैं, रिसीवेबल को कम करते हैं और बैंक को बढ़ाते हैं कैश बुक में जाकर। तो ये डबल एंट्री की एग्जांपल है, सही है। उसके बाद वो कहता है एनी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंटर इन द सेल जर्नल। सर ये भी हम सेल जर्नल, इसकी एंट्री भी बनती है डबल एंट्री, ठीक है। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने परचेज की ऑन क्रेडिट, सही है। तो सर इसका क्या सीन है? सर इसकी भी हम एंट्री बना रहे होते हैं, सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट, तो सर इसकी एंट्री बनती है ना सर, इसकी भी बनती है और इसकी भी बनती है। कहते हैं एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। सर याद रखें, कोई भी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। तो सर इसका आंसर होगा डी, डी फॉर डेल्टा। कहता है विच इज नॉट, तो सर इनकम स्टेटमेंट में ले जाने की एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग ईयर एंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, तो सर इसकी कोई बुक कीपिंग की एंट्री नहीं बनती, सही है। लायबिलिटीज क्या होती है सर? लायबिलिटी अमाउंट दैट आर ओड और टू और ओड बाय अ बिजनेस। सर जो आप ओइंग होती है, ये गलत है, ठीक है। अमाउंट दैट आर ओड टू अदर फॉर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, सर ये आपके पास लायबिलिटी की एग्जांपल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है अमाउंट दैट आर ओड टू, देखिए आप बिजनेस पर ओ कर रहे हैं, ठीक है। टू और ओन बाय द बिजनेस, देखिए बिजनेस जो की जो ओनरशिप है ना, वो लायबिलिटी नहीं है, वो आपका एसेट है। अमाउंट दैट नीड टू बी रिटर्न ऑफ, सर ये बैड डेट होता है, राइट ऑफ होता है या फिर कुछ भी होता है, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं होती। अमाउंट दैट ओनर ओस टू द बिजनेस, ओनर की जो भी ओइंग होती है सर, वो कभी भी आपके पास लायबिलिटी नहीं होती। तो ना ये लायबिलिटी है, ना ये है और ना ये है। सैली मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है सैली। शी हैज एंटर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन हर कैश बुक, सर उसने अपने कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन करी है। अ चेक फॉर 200 वॉज रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, आपके पास चेक रिसीव हुआ है क्रेडिट कस्टमर से, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक हो गई बात। उसके बाद सर एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 200 वॉज पेड बाय चेक, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। पेट्रोल फॉर द डिलीवरी वैन वॉज पेड फॉर इन कैश, और टोटल कैश सेल्स आपके पास है। कहता है व्हाट विच ट्रांजेक्शन विल देन बी एंटर्ड इन द नॉमिनल लेजर। देखिए सर ये नॉमिनल लेजर क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जरा टाइप करके जल्दी से कि नॉमिनल लेजर होता है क्या है मेरे पास। सर देखिए याद रखें, नॉमिनल लेजर हमेशा जिसको हम कहते हैं वो कहते हैं जनरल लेजर को। कोई भी एंट्री जो जनरल लेजर में नहीं आती, कोई भी एंट्री जो जनरल लेजर जो किसी भी लेजर में नहीं आती, यानी कि सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में, सेल्स रिटर्न लेजर में, परचेज रिटर्न लेजर में, कहीं पर भी नहीं आती, वो कहाँ आकर गिरती है? नॉमिनल लेजर में, जनरल लेजर में, ठीक है। सही है भाई, ये बात समझ आती है। तो सर इसमें देखें कौन कौन सी, देखें अगर आप कैश सेल्स कर रहे हैं तो ये सेल्स जर्नल में जानी चाहिए, राइट। अगर आपने पैसे रिसीव किए किसी से, ठीक है, अगर आपने किसी से पैसे रिसीव किए, ये कौन से लेजर में जाएगा? क्या सेल लेजर में जाएगा? नहीं सर। परचेज लेजर में जाएगा? नहीं सर। तो सर ये कहाँ जाएगा? जी सर, बताएं 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 बताएं, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताएं भाई। दोबारा लिखें अगर नहीं समझ में आ रहा तो। कहता है सैली मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। वो कहते हैं कौन कौन सी चीज नॉमिनल लेजर में आएगी, बोले।
सर देखें, देखिए नॉमिनल लेजर में होता क्या है। नॉमिनल लेजर में मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पर ना अदर जो होते हैं उसको हटाकर, यानी कि देखिए मैं अगर इसको आसान करके समझाऊं तो सर, अगर इनकम से रिलेटेड है, ठीक है, या लेट से सेल्स है, ठीक है, या एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, लेट से इंश्योरेंस वगैरह, तो सर ये सारी चीजें कहाँ पर जाएंगी? सर ये सारी चीजें नॉमिनल लेजर में जाएंगी। देखिए अगर मैं बात करूं चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, सर ये नॉमिनल लेजर के आइटम नहीं है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट, ये कैश एंड बैंक में, ये कैश एंड बुक, कैश बुक में जाना चाहिए, ठीक है ना। ये पर्सनल अकाउंट में और कैश बुक में जाएगा, ठीक है, नॉमिनल लेजर में तो नहीं आएगा, इसका ताल्लुक ही नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल लेजर में जाएगा, ठीक है। हाँ, पेट्रोल ये वाला भी जाएगा, ये भी एक्सपेंसिव है। देखिए कैश सेल्स, कैश सेल्स भी आपके पास नॉमिनल लेजर में जाएगी, ठीक है, ये इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है। इसका क्या क्या केस बनेगा? इसका केस ये बनेगा, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी फॉर चार्ली, 2, 3 और 4। देखिए ये परचेज डे बुक में, सेल्स डे बुक में क्यों नहीं गई? इसका मेरा आपसे मेरा सवाल है। ये वाली लास्ट एंट्री देखें, बाकी दो, 2 और 3 तो समझ में आती है, ये जो 4 है, ये सेल्स डे बुक में क्यों नहीं गया? बताएं बताएं बताएं, जल्दी लिखें, मेरा सवाल समझें। जो पॉइंट 4 है, ये सेल्स डे बुक में क्यों नहीं गया? देखें हमेशा याद रखें सर, यहाँ पर केस ये है कि उसने लिख के दिया है आपको कि ये कैश सेल्स है। सेल्स डे बुक में, सेल्स डे बुक में हमेशा 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 कौन सी चीजें जाती हैं जो क्रेडिट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड होती हैं, तो वो सेल्स डे बुक में जाती हैं। सही है। कैश सेल हमेशा कहाँ जाएगी? नॉमिनल लेजर में, जनरल लेजर में। सही है, ये बात समझ आती है। लेकिन ये वाले दोनों पॉइंट तो ऑब्वियस थे, ठीक है, कि ये होंगे। लेकिन ये 3 वाला इसलिए नहीं होगा, इसलिए होगा सेल्स डे बुक में जाएगा, नॉमिनल लेजर में जाएगा। सेल्स डे बुक में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सर ये कैश से रिलेटेड है, यहाँ पर कैश सेल्स स्पेसिफिकली उसने लिख के दिया है। ये पॉइंट समझ में आता है तो मुझे बताएं। सही है सर, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। फिर वो कहता है एन अकाउंट इन द परचेज लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज अ डेबिट बैलेंस। परचेज लेजर में डेबिट बैलेंस है। सही है, परचेज लेजर क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है। परचेज लेजर में व्हाट डज दिस बैलेंस रिप्रेजेंट? अमाउंट ओड बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद सर फिर वो कहता है एन अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ प्री पेमेंट मेड बाय एक्स लिमिटेड, और टोटल परचेजेस मेड बाय एक्स लिमिटेड। देखें परचेज लेजर बनता कैसे? अगर मैं आपको एक परचेज लेजर बना के दिखाऊं, तो ये है परचेज लेजर, ठीक है। इसका आम हालात में परचेज लेजर का ओपनिंग बैलेंस होता है इस साइड पर, बैलेंस BD, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस होता है इस साइड पर, बैलेंस CD। यानी कि ओपनिंग बैलेंस आम तौर पे इसका कौन सी साइड पर होता है? क्रेडिट साइड पर होता है। सर अगर इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है, बैलेंस BD डेबिट साइड पर है, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ओड है, ओइंग है, ठीक है, यानी कि आपको ये पैसे पे करने हैं अपने क्रेडिटर्स को। अगर ये क्रेडिट साइड पर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने क्रेडिटर को ये पैसे पे करने हैं। लेकिन सर ये क्या कह रहा है? ये डेबिट साइड पर है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने एडिशनल पैसे, ज्यादा पैसे दिए हुए हैं अपने क्रेडिटर को। डेबिट साइड का क्या मतलब है? आपने एडिशनल पेमेंट की हुई है, जब भी तो डेबिट साइड पर है। एडिशनल पेमेंट कह लें, प्री पेमेंट कह लें, तो सर इसका अगर ये क्रेडिट साइड पर होता अमाउंट ओड आ जाता। लेकिन सर अगर, और अमाउंट पेड का तो केस ही नहीं है, तो लेकिन सर इसका मतलब क्या होगा? सर फिर ये होगा अ प्री पेमेंट मेड बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है। टोटल परचेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये उस सूरत में होता, अगर ये उस सूरत में होता अगर हमारे पास ओपनिंग किस साइड पर होता? क्रेडिट साइड पर। लेकिन ओपनिंग डेबिट साइड पर है, इसलिए प्री पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट होगा।
ये पॉइंट समझ में आता है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। इफ इट्स क्लियर, सर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैरी, बुक मैरी की बुक्स में एक अकाउंट दिख रहा होगा आपको, सही है। पॉल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस था 90 रुपए का। आपने मजीद 150 रुपए की सेल्स की, कुछ उसने रिटर्न कर दिए, कुछ पेमेंट की है, कुछ का आपने डिस्काउंट दिया है। क्लोजिंग बैलेंस 125 रुपए का आ गया है। ठीक हो गई बात? कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑन 1 अप्रैल पॉल ओड मैरी, देखें ये याद रखें, देखें हमने मैरी की बुक में, यानी कि पॉल से मैरी का रिसीवेबल है, मैरी को पॉल से पैसे लेने हैं 1 अप्रैल को 90 रुपए, पॉल को मैरी को 90 रुपए देने हैं। पॉल ओड मैरी 90। क्या ये बात सही लिखी हुई है? हाँ सर, ये बात सही लिखी हुई है। ऑन 14 अप्रैल पॉल सोल्ड गुड्स 150 टू मैरी, नहीं सर, मैरी ने सेल्स की है पॉल को। ठीक है, ये गलत हो गया। सेल्स किसने की है? मैरी ने की है। ठीक है, किसको? पॉल को। पॉल ने नहीं की, मैरी ने सेल्स की है। यहाँ पर आप लिखे पॉल। सर उसके बाद मैरी ने रिटर्न नहीं किया, पॉल ने रिटर्न किया है, ये बात समझिएगा। मैरी ने रिटर्न नहीं किया, पॉल ने रिटर्न किया है मैरी को। आंसर, मैरी ओड मैरी नहीं सर, पॉल ओ कहता है मैरी पर 125। पॉल ओड ये वाला केस होगा, पॉल ओड मैरी। तो सर इसका आंसर होगा ए फॉर एल्फा। फिर वो कहता है सप्लायर हैज रिसीव अ डेबिट नोट, सप्लायर को डेबिट नोट मिला कस्टमर से। व्हाट डज सप्लायर व्हाट डज सप्लायर यूज दिस डेबिट नोट फॉर? देखिए सप्लायर डेबिट नोट क्यों यूज करता है, मुझे एक बात बताएं, इसका रीजन क्या होता है? सर देखिए इसका रीजन होता है, कंप्लीट करेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नहीं सर। टू करेक्ट सेल्स जर्नल, नहीं सर। नहीं। टू मेक द एंट्री इन द सेल्स रिटर्न जर्नल, नहीं सर। सर वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा ना, उससे वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा। डेबिट और क्रेडिट नोट का केस समझ में आता है ना? आई होप ये चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत आती होंगी, डेबिट और क्रेडिट वाली सीन। फिर वो कहता है सू अलाउज 2% कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर हु सेटल देयर अकाउंट विद इन 28 days, देन परचेज गुड्स 200 फॉर ऑन 10 सितंबर। ठीक है, उसने 200 के गुड्स परचेज किए सू से, ठीक है, 10 सितंबर को, बट रिटर्न दिस गुड्स टू सू ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को रिटर्न कर दी। क्या एंट्री बनेगी? देखें हम सू की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं, हमने जब उसने सेल्स की होगी हमने क्या एंट्री बनाई होगी? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 200 से। फिर क्या हुआ जब उसने रिटर्न कर दिया, तो हम क्या करेंगे सर? सू अपनी उसको रिटर्न सेल रिटर्न जनरल में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, देखें यहाँ पर पहले इसको पढ़ें। सू अलाउज 200 कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर हु सेटल देयर अकाउंट विद इन 28 days। यहाँ ये सेटल नहीं कर रहा बल्कि रिटर्न कर रहा है। इस केस में सर वो सेटल नहीं कर रहा बल्कि इनफैक्ट वो रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक है, जेन परचेज गुड्स 200 के परचेज किए और उसने फिर रिटर्न कर दिया गुड्स टू सू ऑन 15 सितंबर। तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट क्या डिस्काउंट भाई, वो तो पैसे की टर्म में मिलता है। तो याद रखिएगा जहां जहां 200 लिखा हुआ है आंसर वो होगा, 196 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। सही है भाई? अब सर आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है अमाउंट, अब वो कहता है अच्छा सेल्स, ये क्या है सर? सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न जनरल में आना चाहिए। 200 का डी फॉर डेल्टा आंसर होगा। फिर वो कहता है ट्रेडर प्रिपेयर्ड देयर ट्रायल बैलेंस विच शोड द डेबिट कॉलम 45,000 एंड क्रेडिट कॉलम 40,000। यहाँ पर 5,000 से आपका टीबी आउट है, टीबी आपका आउट है बाय द अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आएगा। सर आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता क्या है?
वो कहता है द फॉलोइंग एरर दैट डिस्कवर्ड द ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बैलेंस 500 वाज लिस्टेड एज डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास ये क्या है, इनकम है, इनकम इनकम है। सर आपने क्या किया हुआ है, सर आपने जो है इसको एज अ डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पे दिखाया हुआ है। सर अगर आप इसको क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं अभी। 1000 से सही होगा, ठीक है, 1000 का इम्पैक्ट आएगा ना, डबल का इम्पैक्ट आएगा। डन है भाई। फिर सर आगे बढ़ते हैं, कहते द रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट 250 वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड्स 250 से ओमिट ही कर दिया आपने। एनीवेज देखते हैं, द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस वाज ओवरकास्ट बाय 3750। डेबिट कॉलम को ओवरकास्ट कर दिया आपने 3750 से। देखें, ऑल एरर वर करेक्टेड एंड द ट्रायल बैलेंस टोटल एग्रीड। ठीक है, व्हाट वर द ट्रायल बैलेंस टोटल आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर। अब ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है उसने तीनों गलतियों को सही कर दिया। सही है, उसने तीनों, इनका जो बैलेंस है ना वो ये है, डेबिट कॉलम का बैलेंस था 45,000, क्रेडिट कॉलम का बैलेंस था 40,000। सही है सर। हुआ क्या, वो कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट वाज 500 वाज लिस्टेड इन द डेबिट कॉलम। ठीक है, डेबिट कॉलम में उन्होंने आपने लिस्ट कर दिया था, सही है। द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बैलेंस वाज लिस्टेड ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब आपको क्या करना है सर, देखिए आप यहां से 500 को लेस करेंगे और इधर 500 डाल देंगे, ठीक हो गई बात। डेबिट से निकाल के क्रेडिट में रखेंगे ना, ऐसा। सर फिर क्या हुआ, वो कहते थे रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट बैलेंस 250 वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आपने रिटर्न आउटवर्ड्स, अब रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है, देखिए परचेज इज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो रिटर्न आउटवर्ड्स आ जाएगा 250। यहां पर आप लिख दें कौन सा, डिस्काउंट रिसीव। सही है, और ये आ गया आपके पास रिटर्न परचेज रिटर्न। और सर फिर वो कहते हैं द डेबिट कॉलम वाज ओवरकास्ट, आपने उसको 3750 से अंडरकास्ट कर दिया। ठीक है, आप इन सबको सम करें, देखें इन सबका आंसर बराबर आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो लाजमी हर हाल में। टोटल देखें, ये हो गया ओवरकास्ट। सर इसको सम कर ले जरा जल्दी जल्दी, तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 45,000 माइनस 500 माइनस 3750, 40,750। और सर इसका भी आंसर आएगा 40,750। कहाँ लिखा हुआ है सर ये आंसर, बी फॉर बॉल। सही है सर, डन है। सर क्वेश्चन, हाँ सर सही कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। कहता है अहमद ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, अहमद का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा। ठीक है, ही एंटर डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, उसने डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। फॉलोइंग एरर वर लेटर डिस्कवर्ड, उसको फिर कुछ एरर मिले। A payment of 200 vehicle repair had been debited to motor vehicle account. Drawing of 150 correctly recorded in the cash book had been posted to the drawings account. अच्छा, पोस्ट ही नहीं किया। सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 900। सर इसको जरा सही करते हैं। कहता है अहमद का ओरिजिनल बैलेंस क्या था ऑन अहमद सस्पेंस अकाउंट। सर इसको जरा समझते हैं, देखें क्या हुआ। एक टी अकाउंट बना दे सबसे पहले यहाँ पर, और तीनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ 200 फॉर व्हीकल रिपेयर, सर क्या इसका, क्या इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट आएगा सस्पेंस पे, क्या इस एंट्री का सस्पेंस पे कोई इम्पैक्ट आएगा। सर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, इसका कोई सस्पेंस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर हम आते हैं दूसरी एंट्री पर, सर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है दैट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए पॉइंट नंबर 2 पे आपने एंट्री क्या बनाया, कहते हैं ड्रॉइंग 50 करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करी, यानी कि एंट्री बननी है चाहिए ड्रॉइंग डेबिट 150 से और बैंक क्रेडिट 150 से। वो कहता है आपने ड्राइंग में पोस्ट नहीं करी, आपने क्या एंट्री बनाई, सस्पेंस डेबिट 150 और बैंक क्रेडिट 150। सही है, और आपने सेल्स जर्नल को अंडर कास्ट कर दिया, यानी कि आपने क्या किया,
आपने क्या किया, आपने सेल्स को डेबिट कर दी और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 900 से। तो सर आपके पास बैलेंस कितना बना? सर आपके पास बैलेंस बन गया इतना, 900 ये और 150 ये। कितना अमाउंट बन गया सर? 9। इसमें टी अकाउंट बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। 900 प्लस 150 दैट इज 1050, दैट इज डी फॉर डेल्टा। सही है भाई। लेकिन सॉरी, प्लस तो नहीं होगा। देखें, सस्पेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं, हाँ सस्पेंस अकाउंट बना लें फिर इससे बेहतर ही है। सस्पेंस अकाउंट ये होगा, देखें यहां पर ओरिजिनली सस्पेंस आपने डेबिट करना है 150 से। सस्पेंस आया, डेबिट करें 150 से। क्या रेफरेंस आएगा? यहाँ पर रेफरेंस आएगा ड्राइंग का, और आपके पास यहाँ पर सेल्स का रेफरेंस आ जाएगा 900 से। तो बैलेंस जो बनेगा वो बैलेंस बनेगा 750 का। ठीक है सर, बी फॉर बॉल इज योर फाइनल आंसर। कहते हैं सुसैन इज अ ट्रेडर। ट्रेडर है सर वो। शी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जाहिर, उसने क्रेडिट कस्टमर से चेक रिसीव किया। क्या एंट्री बनाई होगी? बैंक डेबिट 300 और रिसीवेबल जाहिर क्रेडिट 300। दिस चेक वॉज इनकरेक्टली डेबिटेड टू जाहिर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। ठीक है, विच जनरल करेक्ट दिस एरर। देखिए हुआ क्या, पहले एरर को समझ लीजिएगा। ये एंट्री सही एंट्री है, करेक्ट है। ये बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री है, ये सही है बिल्कुल। उसने क्या किया, उसने कहा इनकरेक्टली डेबिटेड टू जाहिर। आपने जाहिर अकाउंट को डेबिट कर दिया, जाहिर रिसीवेबल क्रेडिट एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, और आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया 300। देखिए आप इसको सही कैसे करेंगे, आप इसको सही करेंगे, बैंक को आपने डेबिट करना है डबल से। पहली दफा 300 से डेबिट करेंगे तो पुराने वाले का इसका इम्पैक्ट खत्म होगा। तो सर ये होगा 300 प्लस 300, और सर आपके पास जाहिर रिसीवेबल जो आपके पास क्रेडिट होगा वो होगा 300 प्लस 300। पहले वाले से इसका इम्पैक्ट खत्म होगा और दूसरे वाले से इसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड होगा। तो सर ये कहाँ लिखा हुआ है? 600 बैंक डेबिट। सर इसका आंसर होगा 10 का, बी फॉर बॉल। भाईजान समझ में भी आ रहा है? ये मैं 10 एमसीक्यूज खत्म हो गए। ऐसा पता चले आप लोग बोले सर समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो बेसिक्स था। कहता है ट्रायल बैलेंस, ये देखें एरर के बहुत सवाल आ रहे हैं। अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री एंड सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। सस्पेंस ओपन कर दिया, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओरिजिनल आर एंटर्ड। नहीं सर, ये एरर तो टीबी को इम्पैक्ट ही नहीं करते। ये एरर टीबी को इम्पैक्ट ही नहीं करते, ठीक है ना, टीबी को छेड़ता ही नहीं है ये। द ट्रायल बैलेंस डिफरेंस इज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, ये तो सही है, ये तो सही है। देखिए पहली वाली स्टेटमेंट जो है ना गलत है, सही है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमें अपना आंसर तो मिल चुका है। 11 का आंसर तो ए ही होगा। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस डिफरेंस इज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, ये बात सही है। द सस्पेंस अकाउंट रिमेन ओपन अंटिल ऑल द एरर प्रिवेंटिंग द एग्रीमेंट विद टर्म्स हैव बीन करेक्टेड। सर ये बात भी उसने सही लिखी हुई है। When all the error found have been corrected, जब ये सही हो जाएगा, there will be no balances carried down in the suspense account। सर ये बात भी सही है। इट मीन्स के हमारा पहला वाला पॉइंट ही गलत है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आफ्टर रिसीविंग हर बैंक स्टेटमेंट, लेन अपडेटेड हर कैश बुक। उसने अपनी कैश बुक अपडेट की। विच आइटम वुड रिड्यूस द ओवर ड्रॉन बैलेंस इन द कैश बुक। देखें याद रखें, ओवर ड्रॉन बैलेंस था कैश बुक में, यानी कि नेगेटिव बैलेंस था। अब अगर कोई पेमेंट आई होगी, कोई रिसिट आई होगी, कोई पैसे आपके पास आए होंगे, तो वो उसको कम करेगा। देखिए ओवरड्रॉन मतलब नेगेटिव बैलेंस है। अब अगर आपके पास कोई रिसिट आएगी, पॉजिटिव बैलेंस आएगा, तो ये कम होगा। सही है, याद रखिएगा पॉजिटिव। बैंक इंटरेस्ट रिसीव जब भी होगा तो ये एक पॉजिटिव बैलेंस होगा। हाँ सर, ये आपके ओवरड्रॉन को कम कर रहा होगा। क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव, सर ये भी आपके ओवरड्रॉन को कम करेगा। डेबिट पेमेंट हमेशा याद रखें ओवरड्रॉन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो यानी कि 1 और 2 इसका आंसर होगा, और 1 एंड 2 ओनली इज योर फाइनल आंसर। कहता है नतालिया इज बोथ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर। नतालिया आपकी कस्टमर भी है, सप्लायर भी है इस बंदे की। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। कहता है ऑन 28 जून इस बंदे ने नतालिया से परचेज लेजर हैड बीन क्रेडिट बैलेंस ऑफ 295। उसका परचेज लेजर का क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि उसका पेबल था
295 का नतालिया से, और नतालिया से रिसीवेबल था 140 का, रिसीवेबल था, यानी कि उसको 295 पे करने थे और रिसीव उससे कितने करने थे, उससे रिसीव करने थे 140, यानी कि नेट उसको कितना पे करना है। सर याद रखें, अच्छा मैंने आपको ना जब कॉन्ट्रा अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रा हमेशा छोटे वाले बैलेंस से होता है, ठीक है ना। मैं करूंगा क्या, मैं अपना सेल रिसीवेबल को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सेल्स लेजर को डेबिट कर दूंगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 140 से, परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि मैं देखें रिसीवेबल को खत्म कर रहा हूँ, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा सही बना रहा हूं मैं एंट्री? नहीं सर, गलत बना रहे हैं ना आप एंट्री। देखें, परचेज लेजर डेबिट होगा, क्योंकि पेबल डेबिट होता है जब खत्म होता है तो। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 140 से, और रिसीवेबल क्रेडिट होता है जब खत्म हो जाए तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 140 से। कहाँ लिखा हुआ है सर ये में लिखा हुआ है। कहता है जॉनी प्रिपेयर्ड हिज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। दिस फिगर इन इट केम फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेस। सही है, ये जो अमाउंट आया है सेवरल डिफरेंट रिसोर्सेज से आया। द सोर्सेज ऑफ द ओपनिंग बैलेंस वाज द सेल्स अकाउंट। देखें, सेल्स कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कभी भी सेल्स अकाउंट से आता है या नहीं आता, बताएं जल्दी से। नहीं आता है ना सर, वो तो रिसीवेबल का बैलेंस होता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, तो वो सेल्स अकाउंट से कैसे आ सकता है। द डिस्काउंट अलाउड वाज टोटल इन द 3 कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड वाज टोटल इन द 3 कॉलम कैश बुक, क्या ये बात सही लिखी हुई है? द इररिकवरेबल डेट वर पोस्टेड, अच्छा पहले पॉइंट टू का तो बताएं। तो बता दें जल्दी से, 14 का क्या आंसर है? ये बात, पॉइंट नंबर टू सही लिखा हुआ है। द डिस्काउंट अलाउड वाज टोटल्ड इन द 3 कॉलम कैश बुक। इसका आंसर बी है, 1 और 3। ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरे ख्याल से तो गलत बता रहे हैं, दूसरे वाले भाई आप बता दें। देखिए सर, इसमें ना मुझे जो, इसमें जो पॉइंट टू है, द डिस्काउंट अलाउड वाज टोटल इन द 3 कॉलम कैश बुक, सर ये पॉइंट ठीक है, सही, ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। और द इररिकवरेबल डेट वर पोस्टेड फ्रॉम द जनरल जर्नल, ये भी पॉइंट ठीक है। इन ये दोनों पॉइंट ठीक है, सही है। लेकिन आपके एग्जामिनर ने इस पॉइंट को गलत मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसका देखें, डिस्काउंट हम जब 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तो हम 3 कॉलम कैश बुक जब भी बनाएंगे तो हम यही बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, वहीं पर ही तो टोटल करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में, तो ये पॉइंट तो टेक्निकली ठीक होना चाहिए, सही है ना। तो यानी कि वो वहां से टोटल होगा डिस्काउंट अलाउड, तो हम वो वहां से टोटल करके यहाँ पर ला के लिख देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3 ओनली, है ना, ऐसा है। और इरिकवरेबल डेट जो हम पोस्ट करते हैं जनरल जनरल से, वहां से उठा के यहाँ ले आते हैं टी अकाउंट से, तो इसका आंसर होना चाहिए ये सही। लेकिन आपके एग्जामिनर ने ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3 ओनली, 2 और 3, 3 ओनली नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि ये पॉइंट नंबर टू ठीक है मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं इसको, सही है ना। फिर वो कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी जैक पेड 420 फॉर एन इक्विपमेंट रिपेयर, ही एंटर्ड हिज अमाउंट इन द इक्विपमेंट अकाउंट, उसने इक्विपमेंट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर, depreciation of 20% per annum was charged on the balance of the equipment account using the standard method। 420 1 जनवरी था, 30 उसके बाद दोबारा पढ़े। वो कहता है एन इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी जैक ने पे किया 420 फॉर इक्विपमेंट रिपेयर, आपने रिपेयर के लिए पे किया,
ठीक है। उसने क्या किया, उसने इक्विपमेंट के अकाउंट में डाल दिया। तो जब उसने ये इक्विपमेंट के अकाउंट में डाला होगा, जो जो डेप्रिसिएशन आई होगी, तो डेप्रिसिएशन बड़ी भी आई होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन तो ओवर स्टेटेड आई होगी। ओवर स्टेटेड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वहां मार्क कर लें, ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड, ठीक है। अब सर कितने से ओवर स्टेटेड आई होगी, 420 का 20%, राइट, दैट इज, हाँ, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। वो कहते हैं बुक वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा, देखिए 420 का 20% आप डेप्रिशिएट कर देंगे तो बचेगा कितना, 420 का 80%, आपकी बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन ओवर स्टेट होगी, डेप्रिसिएशन ओवर स्टेट होगी, तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी। जी भाई। भाई आपने कॉस्ट बढ़ाई, सही है। देखिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आसान सी, इसको इसको समझें। कॉस्ट थी आपकी ओरिजिनली 10,000 रुपए। आपने क्या किया, आपने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी हमें 20% से, चार्ज कर दी, कितनी बनी, 10,000 का 20%, 2,000, ठीक है। बुक वैल्यू क्या आई, मान लिया बुक वैल्यू आई 8,000 रुपए। आपने क्या कहा, नहीं, उसने कहा नहीं, आपने क्या कहा भाई, आपने जो है ना इसमें 420 को भी इधर डाल दिया, 10,420। अब आपकी डेप्रिसिएशन क्या आएगी सर, आपकी डेप्रिसिएशन बड़ी हुई आएगी, कितनी बड़ी हुई आएगी, निकाल के देख लें सर। 10,000 का, 10,000 का, 10,420 का 20% ले लें आप, 2,084। और सर फिर आप इसकी बुक वैल्यू निकालें, 10,420 माइनस 2,084, दैट इज 8,336। तो आपकी बुक वैल्यू बढ़ी हुई कितनी आ रही है सर, आपकी बुक वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है 336 से ओवर स्टेटेड आ रही है। सही है भाई, डन है। सर फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, why does a business need to provide for depreciation in its accounting record, सर to ensure availability of fund, ऐसा हरगिज भी नहीं होता, सही है ना। टू इंश्योर दैट करंट एसेट, करंट एसेट पे तो हम प्रोवाइड ही नहीं करते, नॉन करंट एसेट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो सर फिर हमारे पास ये भी गलत है। टू रिकॉर्ड एन एक्सपेंस, हाँ ठीक है सर, ये बात ही सही है। एज एन एक्सपेंस द अमाउंट ऑफ अ नॉन करंट एसेट यूज अप ड्यूरिंग द ईयर टू शो द नॉन करंट एसेट एट देयर मार्केट वैल्यू, हरगिज भी नहीं, मार्केट वैल्यू पर तो डेप्रिसिएशन का तो मार्केट वैल्यू से ताल्लुक ही नहीं है। एन एसेट ओरिजिनली कॉस्टिंग 20,000 रुपए हैड बीन डेप्रिशिएटेड 15,000 व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 3,000, कॉस्ट कितनी थी, 20,000, डेप्रिसिएशन, एसीसी डेप कितना है, एसीसी डेप था हमारे पास 15, एनबीवी कितनी है, एनबीवी है 5,000, बेचा कितने का, 3,000 का, सेल्स प्रोसीड, लॉस हो गया 2,000 का। Which entry will be shown in disposal account to record the amount transferred to income statement, कितना आएगा, ए या बी में से कोई एक ना एक करेक्ट होगा ना, लॉस हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 2,000 से, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 2,000 से। डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा 2,000 से, 17 का ए आंसर होगा हमारे पास। Why should prepaid income be shown in the financial statement of business? प्रीपेड इनकम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों आती है, एज अ लायबिलिटी आती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है सर। सो दैट क्रेडिट कस्टमर पे द करेक्ट अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्ट अमाउंट से क्या ताल्लुक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दैट पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर आर करेक्टली रिकॉर्डेड, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस शो द करेक्ट करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, क्या होगा इसका आंसर, करंट लायबिलिटी में आता है ना वो तो, करंट एसेट में तो आता ही नहीं है। सो दैट टोटल इनकम इज मैच अगेंस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड, जी सर बिल्कुल यही आंसर है। बहुत सारे हमारे चीते बच्चे इसको टिक लगा कर आए, लेकिन सर याद रखें ये करंट एसेट नहीं है बल्कि करंट लायबिलिटी है, ठीक हो गई बात।
फिर वो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स ऑन एन इक्विटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवर स्टेटेड। आपको बताया भी था, अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू ओवर स्टेट करेंगे तो टोटल एसेट ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। तो यानी कि इसका आंसर ए या बी में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। उसके बाद सर, अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे तो सीओजीएस की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली जीपी बढ़ेगा, एनपी बढ़ेगा और इक्विटी भी बढ़ेगी। तो इक्विटी भी ओवर स्टेटेड ही शो हो रही होगी। हु वर्क्स इन अ सर्विस बिजनेस? हेयर ड्रेसर एक सर्विस बिजनेस है, स्टेट एजेंट भी एक सर्विस बिजनेस है, कार मैकेनिक भी एक सर्विस बिजनेस है। कार सेल्स पर्सन एक सर्विस बिजनेस नहीं है, क्योंकि सर वो गाड़ियां ट्रेडर है, वो खरीद कर बेच रहा होगा। तो सर वो एक सर्विस बिजनेस नहीं है, वो एक क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। डन है भाई। सर 20 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं।